हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है एनसीईआरटी नोट्स उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हेतु हिंदी विषय से। तो ये अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं और ये लिए गए हैं कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है आरोह। तो फ्रेंड्स, इससे पहले इसके पहले भाग में कक्षा 11 की जो आरोह पाठ्य पुस्तक है, आप गद्य खंड के बारे में पढ़ चुके हैं। जो भी वहाँ पर लेखक थे उनका संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी रचनाएं और बाकी जो भी पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण था वो आप पढ़ चुके हैं। तो इस दूसरे पार्ट में आप पढ़ेंगे काव्य खंड से संबंधित संक्षिप्त जीवन परिचय, जो यहाँ पर कवि और कवित्री दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश ये की गई है कि इसमें अधिक से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया जाए, जो कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण साबित हों। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी यहाँ पर नए व्यूअर्स हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी क्वेश्चन से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित कोई भी विचार हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी और देखते हैं कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक आरोह के काव्य खंड से संबंधित कुछ जानकारियाँ। तो फ्रेंड्स, काव्य खंड में जो पहला अध्याय है 11वां, वो है कबीरदास जी का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही संग्रह है कबीरदास जी के उसमें, क्योंकि इनका पिछले वीडियो में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ इनके बारे में। तो उस पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आइए इस पाठ से संबंधित यहाँ पर कुछ देखते हैं। सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में, इनका जीवन काल जो है 1398 से लेकर 1518 तक। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म वाराणसी के पास लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। कबीर की रचनाओं का संग्रह किस नाम से? तो देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं उनका संग्रह है बीजक नाम से, और इसमें साखी शबद रमैनी इनका संग्रह है। तो कबीर की जो रचनाएं थी उनका संग्रह बीजक नाम से किसने किया था? इनके जो शिष्य थे धर्मदास जी। ये भी आप याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, कबीरदास जी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो देखिए, ये भक्ति काल की जो निर्गुण भक्ति धारा है उसके ये कवि हैं, और किसके? ज्ञानाश्रयी के। और जो निर्गुण भक्ति शाखा है उसका एक होता है ज्ञानाश्रयी, दूसरा होता है प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी में क्या आती हैं? सूफी काव्य आ जाता है। चौथा है, देखिए, ये एलटी के साथ ही जो समूहों की भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि कबीरदास जी को किसने वाणी का डिक्टेटर कहा? तो कबीरदास जी को क्या कहा गया था? वाणी का डिक्टेटर। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। पांचवा प्रश्न, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं, हाथ किसकी पंक्ति है? देखिए, पंक्ति पूछी जाती है तो ये कबीरदास जी की ही पंक्ति है। अब पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ देखिए। कोहरा, देखिए कोहरा नहीं है, कोहरा है। इसका अर्थ होता है कुंभकार या कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। पखानही, पखानही होता है पत्थर को। मुरीद, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। पीपर, पीपर का अर्थ होता है पीपल का वृक्ष। तो एक आपने सुना भी होगा, पीपर पात सरिस मन डोला। क्या? पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर का अर्थ होता है पीपल का पत्ता। 12वां अध्याय है मेरे तो गिरधर गोपाल, और दूसरी जो है काव्य रचना पग घुंघरू बांध। ये पाठ में दिए गए हैं। इनको किसने लिखा है? कौन है रचनाकार? मीराबाई जी। ध्यान दीजिएगा, ये मीराबाई के पद हैं। अब आइए जानते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म सन 1498 में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। और देखिए, 1498 में ही भारत की खोज की थी किसने? वास्को डी गामा ने। कहाँ से आए थे वास्को डी गामा? पुर्तगाल से। ये भी ध्यान दीजिएगा। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? मीरा पदावली, ये तो इनके नाम से है मीरा पदावली। और दूसरी भी याद रख लीजिएगा, नरसी जी से माहेरो, नरसी जी से नरसी जी रो माहेरो। तीसरा है, मीराबाई किस धारा की कवित्री हैं? तो ये सगुण भक्ति की धारा की कवित्री हैं, और क्या हैं? कृष्ण भक्त हैं। देखिए, जो सगुण भक्ति शाखा है वो दो भागों में है, एक है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री हैं। वहीं दूसरी तरफ जो राम भक्ति शाखा है उसमें जो मुख्य कवि हैं प्रमुख वो हैं तुलसीदास जी। अगला, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो देखिए, मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास या रविदास जी। ये भी कई बार पूछा गया है।
5वां, अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई? तो ये चली गई थी अंतिम दिनों में द्वारका। और देखिए जो द्वारका है ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है, द्वारिका नहीं होता बल्कि द्वारका ऐसे लिखा जाता है। और कहाँ गई? रणछोड़ दास जी का मंदिर था वहाँ चली गई थी। मीराबाई के पद कैसे हैं? तो इनके पद हैं मुक्तक गेय पद, यानी जिन्हें ये मुक्त रूप से लिखे गए हैं, मुक्तक छंदरहित, और गेय पद यानी कि जिन्हें गाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मीरा की मूल भाषा क्या थी? देखिए मीराबाई जी की मूल भाषा तो राजस्थानी थी, लेकिन कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रयोग मिलता है, तो हम राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा भी कह सकते हैं। मीरा मुक्तावली का संपादन किसने किया? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन कि मीरा मुक्तावली का संपादन किसने किया। तो यहाँ पर जो पद लिए गए हैं वो भी मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं, तो इसका संपादन किया था नरोत्तम दास स्वामी जी ने, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9वां, अध्याय के दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं मीरा मुक्तावली से, जिसका संपादन किया नरोत्तम दास स्वामी जी ने। अब शब्दार्थ देखते हैं पाठ से संबंधित। नियात, नियात होता है कुटुंब के लोग। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर तो केवल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ये मैंने संग्रह किए हैं, और अगर आप चाहें तो इस पाठ्यपुस्तक से इनके पाठों को भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए अगले जो लेखक हैं वो हैं रामनरेश त्रिपाठी जी, जिनकी जो रचना है पथिक। रामनरेश त्रिपाठी जी, इनका जीवन काल है 1881 से लेकर 1962 तक। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला, रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था कोयरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में। दूसरा, रामनरेश जी की प्रमुख रचनाएं। देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे मिलन है, पथिक और स्वप्न। इसके अलावा एक फुटकर कविता संग्रह भी है जिसका नाम है मानसी। तीसरा प्रश्न, रामनरेश त्रिपाठी जी किस भाषा के कवि हैं? तो ये खड़ी बोली के हैं, छायावाद से पूर्व के। तो किस भाषा के कवि हैं? खड़ी बोली के। अगला, रामनरेश त्रिपाठी का काव्य विषय क्या है? देखिए एक तो इन्होंने देश प्रेम से संबंधित और दूसरा वैयक्तिक प्रेम, इससे संबंधित इनके काव्य विषय हैं, तो देशभक्तिपूर्ण रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। 5वां, किस रचना में रामनरेश त्रिपाठी ने, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उर्दू, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत इन कविताओं का संकलन किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कौन सी है? कविता कौमुदी, जो 8 भागों में है। कितने भाग हैं कविता कौमुदी के? 8 भाग। और इसमें किसका संकलन है? उर्दू, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत कविताओं का। अगला देखिए, ग्राम गीत, ये जो पाठ है ये किस में संकलित है? तो ये लिया गया है कविता कौमुदी से, इसी संकलन से। अगला, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हिंदी बाल साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो बाल साहित्य का जनक माना जाता है रामनरेश त्रिपाठी जी को। रामनरेश त्रिपाठी जी ने किस बाल पत्रिका का संपादन किया? अब देखिए बाल साहित्य के जनक हैं और बाल पत्रिका से भी जुड़े थे, जिसका नाम था बानर। बानर। 14वां जो अध्याय है काव्यखंड में वो है वे आंखें। किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने, प्रकृति की, जिन्हें सुकुमार कवि कहा जाता है। जीवन काल है 1900 से 1977। तो जन्म कब हुआ था इनका? 20 मई 1900 को। आइए जानते हैं पंत जी के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम क्या था? देखिए मूल नाम पूछा जाता है, ये ग्रुप सी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका मूल नाम था गोसाई दत्त। दूसरा, सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं, देखिए काफ़ी हैं इनकी रचनाएं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। तो देखिए यहाँ पर जो चिदंबरा है इसके लिए इन्हें सन 1968 में, कब? सन 1968 में, 1968 में हिंदी के क्षेत्र में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये पहले हिंदी के कवि थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसके लिए? चिदंबरा के लिए। तीसरा, पंत जी की प्रगतिशील कविताएं कौन सी है? ताज, वे आंखें। तो वे आंखें जो कविता है ये किसकी, कैसी है? प्रगतिशील कविता। चौथा, अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित पंत जी की पंक्तियां कौन सी है? देखिए पंक्तियां जैसे मानव तुम सबसे सुंदरतम, ये इनकी पंक्ति है, कभी पूछी जाती हैं पंक्तियां, तो पंत जी की पंक्ति है।
और अरविंद कौन है? अरविंद घोष जी। अगला है, पंत जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? रूपाभ का। अगला प्रश्न है, किस रचना में पंत जी ने भूमिका में खड़ी बोली का विस्तार से समर्थन किया? देखिए जो ये एक विवाद था खड़ी बोली और किसके? ब्रजभाषा के बीच। तो इन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया था। तो उसका पक्ष इन्होंने कौन सी उसमें लिया? पल्लव में। उसकी भूमिका में इन्होंने खड़ी बोली का विस्तार पूर्वक समर्थन किया। और ये जो पल्लव है इसको छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब जैसे शब्दार्थ हैं कुछ यहाँ पर दिए हुए पाठ से संबंधित, जैसे कारकुन। कारकुन क्या होता है? जमींदारों के जो कारिंदे होते हैं। 15वां जो अध्याय है घर की याद, जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। जीवन काल है सन 1913 से 1985। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला है, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ सन 1913 में। कहाँ हुआ? टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। दूसरा, भवानी प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं। तो देखिए कई रचनाएं हैं। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट, इसे मान लीजिए आप, हो सकता है। किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? ये कहा जाता है भवानी प्रसाद जी को। क्या कहा जाता है? कविता का गांधी। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पाठ में कुछ शब्दार्थ हैं, उसमें से मुख्य ही दिया है। जैसे नवनीत है, इसका अर्थ है मक्खन। 16वां जो अध्याय है काव्य खंडे में वो है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जिसे लिखा है त्रिलोचन ने, जिनका जन्म हुआ था सन 1917 में। आइए जानते हैं त्रिलोचन जी के बारे में। पहला, त्रिलोचन का मूल नाम क्या था? तो देखिए इनका मूल नाम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मूल नाम था वासुदेव सिंह। दूसरा, त्रिलोचन का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। त्रिलोचन के प्रमुख संग्रह काव्य जो संग्रह हैं, रचनाएं, जैसे धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये इनकी मुख्य काव्य संग्रह है। इसके अलावा कुछ गद्य रचनाएं हैं, जैसे देशकाल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं। तो ये भी महत्वपूर्ण है, मुक्तिबोध की कविताएं लिखी किसने हैं? त्रिलोचन जी ने, जिनका वास्तविक नाम है, मूल नाम वासुदेव सिंह। चौथा, त्रिलोचन किस धारा के कवि हैं? तो देखिए प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। त्रिलोचन के नाम के साथ शास्त्री क्यों जुड़ा? क्योंकि ये बहुभाषा विज्ञ शास्त्री थे, कई भाषाएं के ज्ञानी थे। छठा है, जीवन में निहित मंद लय का कवि किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। जीवन में निहित मंद लय का कवि कहा जाता है त्रिलोचन जी को। अगला भी इम्पोर्टेंट मानिए इसे। हिंदी में सोनेट क्या होता है? अंग्रेजी छंद स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये भी जाता है त्रिलोचन जी को। अगला पाठ से संबंधित है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती किस संग्रह से लिया गया है? तो ये किस संग्रह से लिया गया है? धरती संग्रह से। 9वां, कलकत्ते पर बजर पड़े, ये पंक्ति किस कविता की है? तो इसी कविता की है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जिसे लिया गया है धरती काव्य संकलन से। 17वां है अध्याय, गजल लिखी हुई है इसमें, और गजलकार महान जो हैं वो हैं दुष्यंत कुमार। ये कई बार पूछा जाता है दुष्यंत कुमार के बारे में, क्या है वो? गजल कार हैं। इनका जीवन काल है सन 1933 से 1975। आइए जानते हैं इनके बारे में। दुष्यंत कुमार का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म राजपुर नवादा गांव, उत्तर प्रदेश में हुआ। दूसरा, दुष्यंत कुमार की साहित्यिक जीवन कहाँ आरंभ हुआ? तो दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ इलाहाबाद से। प्रमुख रचनाएं, जैसे सबसे पहले काव्य की बात करते हैं, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, साये में धूप। देखिए साये में धूप काफ़ी महत्वपूर्ण है। जलते हुए वन का
वसंत। और एक गीति नाट्य है इनका काफ़ी प्रसिद्ध, एक कंठ विस्पाई, ये कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ उपन्यास हैं, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे अनुसार महत्वपूर्ण है, एक कंठ विस्पाई, साय में धूप, ये बहुत इनके इम्पोर्टेंट हैं। अगला, दुष्यंत कुमार किस साहित्यिक संस्था में सक्रिय थे? तो ये कौन सी साहित्यिक संस्था थी जिसका गठन किया गया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के परिमल रचना से प्रेरणा लेकर? तो ये एक साहित्यिक संस्था थी परिमल, जिससे जुड़े थे दुष्यंत कुमार जी। अब देखिए आपको ये पढ़ा दिया गया है कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में, जो था पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसमें आपने फादर कामिल बुल्के के बारे में पढ़ा। तो उसमें आया था कि वो भी परिमल संस्था में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। वैसे ही दुष्यंत कुमार भी इसमें सक्रिय थे। तो ये जो परिमल संस्था थी, इसकी स्थापना हुई 10 दिसंबर 1944 में। प्रयाग विश्वविद्यालय के कुछ उत्साही साहित्यिक जो रुचि रखते थे, ऐसे युवकों द्वारा इसकी स्थापना की गई परिमल संस्था की। और वैसे परिमल एक रचना भी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। दुष्यंत कुमार किस पत्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे नए पत्ते नामक पत्र से। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय, देखिए गजलकार के नाम में इनका नाम बहुत आता है, तो ये हैं दुष्यंत जी। तो हिंदी में प्रतिष्ठित किया इन्होंने। इसके अलावा कुछ शब्दार्थ हैं जैसे पाठ में है, जैसे बहर, बहर का अर्थ होता है छंद। 18वां अध्याय है हे भूख मत मचल और हे मेरी जूही के फूल। ये किसने लिखा है? अक्क महादेवी, दक्षिण भारत की ये कवित्री हैं महान। तो आइए जानते हैं अक्क महादेवी के बारे में। पहला है, अक्क महादेवी का जन्म किस सदी में हुआ? तो इनका जन्म 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। अक्क महादेवी की प्रमुख रचनाएं, तो ये है वचन सौरभ। तीसरा, अक्क महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी कवित्री हैं? तो देखिए ये जुड़ी हैं वीर शैव आंदोलन, जो आपके दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। चौथा, अक्क महादेवी किसके समकालीन थी? तो देखिए जो दक्षिण भारतीय जो महान कन्नड़ कवि थे, महान संत, जैसे बसवन्ना, अल्लामा प्रभु, जो कन्नड़ कवि थे, उनके समकालीन थी। तो जैसे कन्नड़ शब्द है अक्क, देखिए इनका नाम है अक्क महादेवी। तो अक्क का अर्थ क्या होता है? अक्क का अर्थ होता है बहन, यानी कि सिस्टर। अगला, तन की आस कभू न कीनी, तन की आस कभू न कीनी जो रणमाही सूरो, किसकी पंक्ति है? तो ये मीराबाई की पंक्ति है। सातवां, पाठ में दिए अक्क के वचनों का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो पाठ में जो दिए गए हैं इनके वचन, उनका हिंदी अनुवाद किसने किया? कन्नड़ से, वो किया था केदारनाथ सिंह ने। अगला, कन्नड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो देखिए कई लोग अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहते हैं, क्योंकि ये कन्नड़ भाषा की कवित्री थी। 19वां पाठ है सबसे खतरनाक, जिसे लिखा है अवतार पास जी ने। जीवन काल सन 1950 से 1988 तक। आइए जानते हैं इनके बारे में। पास का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था अवतार सिंह संधू। पास का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी सलेम गांव, जालंधर, पंजाब में। तीसरा, पास की प्रमुख रचनाएं, तो जैसे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लौह कथा, उड़दे बाजा मगर, साडे समिया बिच, लड़ेंगे साथी। देखिए पंजाबी लेखक हैं, पंजाबी भाषा में लिखते हैं। और इन्होंने कुछ हिंदी अनुवाद भी किए हैं, जैसे बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि जब भी गाता है। इसके अलावा देखिए जो अवतार सिंह संधू या अवतार पास हैं, उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें प्रमुख है सियाड़, हिमज्योति, हॉक, एंटी 47। पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ, वैसे तो आप एक बार देख लीजिएगा सभी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैंने लिखे यहाँ पर। मरसिया, मरसिया क्या होता है? करुण रस की कविता जो किसी व्यक्ति के मर जाने पर लिखी जाती है, इसे बोला जाता है, कहा जाता है मरसिया। तो फ्रेंड्स, जो अंतिम पाठ है आपका आरोह कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक, वो उसमें है कविताएं आओ और मिलकर बचाएं, जिसे लिखा है निर्मला पुतुल ने। तो इससे पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आइए जानते हैं निर्मला पुतुल के बारे में। तो पहला है निर्मला पुतुल का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ सन 1972 में दुमका, झारखंड में। दूसरा, प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में,
तीसरा, आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से किसने उकेरा? तो वो थी निर्मला पुतुल ही। चौथा, आओ मिलकर प्रकृति बचाएं कविता किन समस्याओं पर आधारित है? देखिए, इस कविता के माध्यम से जो समस्याएं हैं, एक तो है प्रकृति का जो विनाश हो रहा है, और दूसरा जो विस्थापन के कारण आदिवासी समाज में संकट हो रहा है, वे अपने मूल स्थानों से क्या कर रहे हैं? विस्थापन कर रहे हैं। तो इस संकट को भी दिखाया गया है। पांचवा, प्रस्तुत कविता मूल रूप से किस भाषा में? देखिए, ये मूल रूप से संथाली भाषा में है ये कविता। तो अब देखिए, संथाली भाषा में जब लिखी गई ये मूल कविता निर्मला पुतुल ने, तो इसका क्या होगा? हिंदी अनुवाद भी होगा जो आपकी पुस्तक में है। तो आओ मिलकर बचाएं कविता का संथाली से हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये क्या है? अशोक सिंह जी ने। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर जो लिए गए हैं कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक आरोह से, और ये थे काव्यखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो एक बार आप पाठ भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ये सारे जितने आपको अभी तक के पढ़ाए गए हैं, क्योंकि अधिकतर आपको लेखकों और कवि कवियत्रियों के बारे में ही बताया गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपको भी कोई नया प्रश्न मिले या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।